हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और इस फैसले से स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी माहौल अभी खुशनुमा है। 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स यानी कि वो प्लेटफॉर्म जिसके जरिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन तमाम जगहों पर एंट्रेंस की तैयारी होती है, छात्र अपना आकलन खुद करते हैं। लेकिन अब इस बार का आकलन थोड़ा अलग सा होगा। इस बार जरा मौका अलग सा है। ऐसे में उन स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के सवाल हैं जो आईआईटी में दाखिला चाहते हैं, जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे थे। हमारे साथ इस खास कवरेज पर चर्चा में छात्रों के मन की उलझनों को दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुपर 30 के फाउंडर और जाने मारे कोचिंग गुरु अनंत कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, ये जानना बड़ा आवश्यक है बच्चों के लिए कि 12वीं की परीक्षाएं तो इस बार नहीं हो रही, उसका असेसमेंट का तरीका अभी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक तयशुदा तरीका होगा। लेकिन क्या इसके आधार पर बच्चों की तैयारी खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रभावित होगी? मानसिक तौर पर बच्चे अपने आप को प्रभावित कर ले तो दूसरी बात है, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है, जेईई मेन की परीक्षा है। आप देखिए, अगर मेडिकल करना चाहता है तो नीट है, आईआईटी में बच्चे जाने चाहते हैं तो एडवांस है, वकालत पढ़ना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट है। तो हर जगह आज के तारीख में एंट्रेंस टेस्ट है। तो अगर एक परीक्षा में बच्चों को अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला, वो भी मजबूरी है। ऐसी बात नहीं है कि कोई जानबूझकर रोक रहा, और जरूरी भी है, तो उनके भविष्य पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैंने तो ऐसे बच्चों को देखा है सुपर 30 में, जिनकी परीक्षा छूट गई किसी वजह से, गरीबी की वजह से, निर्धनता की वजह से, पढ़ाई छूट गई, लेकिन फिर दोबारा अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करके उन ऊंचाइयों को भी छुआ है जिसकी कल्पना उनके परिवार या उन लोगों ने नहीं की थी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखने की। आनंद जी, लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ी दुविधा आएगी। अब जैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड में बैठते हैं या फिर यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, तमाम अन्य राज्यों के बोर्ड, उनमें कुछ एक राज्य सरकारों ने तो तय कर लिया है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर रहे हैं, कुछ एक ने अभी तय नहीं किया है। बिहार ने परीक्षाएं थोड़ी बहुत कर भी ली हैं। ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा जो इस तरह के बोर्ड में बैठते हैं, क्योंकि बड़ी असमंजस और उहापोह की स्थिति होगी। अभी उल्टा सोचिए कि भाई, अगर परीक्षा होती तो कितना डर बनता। कोरोना को फैलने में देर नहीं लगता है, वायरस इतना एक्टिव है। लोग बोल रहे थे कि आधे समय के लिए परीक्षा हो या कुछ खास विषयों की परीक्षा हो, उसमें भी तो डर रहता। डबल मास्क बच्चा लगाया रहता, गर्मी है इतनी, तो वो नेचुरल वो भी नहीं होता। तो क्या करिएगा, महामारी है, इसलिए इसको मंजूर करे, स्वीकार करे। और सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाए रखे। उनका अनुभव है कि 1 साल परीक्षा रुकी है, लेकिन उनकी प्रतिभा को कोई नहीं रोका है। अभी महीने 2 महीने में वैक्सीनेशन और बढ़ेगा, उसके बाद कई चीजें सामान्य होंगी, तो 2-3 महीने बाद चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, सब लोग भी अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट लेगा। और लेना चाहिए भी उन लोगों को, जो अच्छा करे बच्चा बच्ची, उनको मौका मिलना चाहिए। जी आनंद जी, आपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही, जिस पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रकाश और डालें। बच्चों के मनोबल को बनाए रखने में माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या उन क्षेत्रों से जहां बहुत मुश्किलों से बच्चे बाहर निकल कर आते हैं, माता पिता की सहभागिता बहुत कम हो जाती है। ऐसे में किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आप इस तरह के बच्चों को बहुत ज्यादा मौका देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो गांव देहात के बच्चे हैं, उनके माता पिता उतना अवेयर नहीं है, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपके चैनल के माध्यम से ही मैं बोलना चाहूंगा कि वैसे बच्चों को धैर्य रखने की जरूरत है, और हमेशा इस बात का विश्वास रखना होगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं सुपर 30 के बच्चों को हमेशा सिखाता हूं कि देखो बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये कभी मत सोचो कि आज हमारी सफलता तुरंत नहीं मिल रही है, तुरंत कुछ अच्छा करने का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा, इससे चीजें खराब नहीं होगी। तो अभी धैर्य बनाने की जरूरत है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया, या कहीं कि शिक्षा मंत्री बीच में आए थे कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर कहा था, इस तरह से
सीबीएसई की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अधिकारी हैं, जो माननीय मंत्रीगण हैं, उन लोगों को आना चाहिए सामने टेलीविजन चैनल पर, आपके चैनल पर, सोशल मीडिया पर, बच्चों को समझाना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे धैर्य न। जी आनंद जी, अब सोशल मीडिया की बात होती है और आज के इस डिजिटल युग की बात होती है, धैर्य की बात आप बच्चों के लिए कह रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े लोग धैर्य नहीं रख पाते, बच्चों में धैर्य की कमी तो होती ही है और ये तो हम अक्सर देखते हैं। ये तो बड़ा मतलब बड़ी मुश्किल सी चीज है ना। बचपन से कहा जाता है पेशेंस रखो, ध्यान से रखो, धीरे धीरे चलो, नहीं हो पाता है। आनंद जी इस वक्त है हमारे साथ? जी जी जी, तो आवाज आ रही है आपकी? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने कहा धैर्य रखना चाहिए। देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम खुद ही उस उम्र में थे तो धैर्य रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आज के इस इंटरनेट के जमाने में जहां पर सब कुछ एकदम इंस्टेंट मैगी नूडल से भी तेज चलता है, ये बहुत मुश्किल काम है सर। अभी देखिए एक बहुत दुखद खबर है कि 2016 बैच का एक बच्चा था जो कि गुजर गया। आईआईटी पास आउट किया था लास्ट ईयर ही, दिल्ली से पास आउट किया था, सुपर 30 का मेरा बच्चा सारांश, और उसकी मौत सिर्फ कोरोना के चलते हो गई। उसके इलाज में हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन परिस्थिति, तो बच्चों को यह सोचना होगा कि अभी बचने में भलाई, उनको मन को समझाना होगा और यह भी देखना होगा कि समस्याएं हमेशा सदा के लिए नहीं होती, और जितनी समस्याएं कठिन होती है, जितनी समस्याएं गहरी होती है, जैसे रात की तरह जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी होती है, हम लोग सवेरा के उतने करीब होते हैं। इन चीजों को आपको, हमको या माता पिता को, तमाम देश के शिक्षकों को बच्चों को समझाना पड़ेगा कि देखो बच्चों थोड़ा धैर्य बनाए रखो, और उनको कई एक उदाहरण देके, कई एग्जाम्पल देके, जैसे अभी हमने सुपर 30 के बच्चों का उदाहरण दिया कि कई बच्चे की पढ़ाई बीच बीच में छूट जाती है, 8वीं क्लास छूट गया, फिर से जीवन ने स्टार्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ तो आपकी बात नहीं है, पूरी दुनिया के बच्चों की धैर्य बनाना ही पड़ेगा और स्थिति को समझना पड़ेगा। जी, अब आनंद जी आते हैं जरा हम आईआईटी या इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तरफ। हम देख रहे हैं कि इस तरह के एग्जाम्स करा पाना आजकल के दौर में, खास करके कोरोना के इस दौर में, बड़ा मुश्किल है। 12वीं की परीक्षा हम नहीं करा पा रहे, तो जाहिर सी बात है आईआईटी के लिए जो जेईई एग्जाम है वो करा पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो एग्जाम समय पर नहीं हो पाएंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा? बड़ी अनिश्चितता रहेगी बच्चों के दिमाग में। ये तो है, आईआईटी जेईई के लिए अभी 2 परीक्षा हुई थी, उसके बाद जेईई मेन की परीक्षा, फिर सब चीजें खराब हो गई। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि वैक्सीनेशन में स्पीड लाए, उसके लिए क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए। कई देश उदाहरण बनकर सामने आए हैं, वहां वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चला तो चीजें जल्दी सामान्य हो रही है। तो मेरे कहने का मकसद है कि वैक्सीनेशन पर ध्यान देना, और जितना वैक्सीनेशन बढ़ेगा, हमारे देश के नेतागण, ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे, उतनी घबराहट घटेगी। तो सेशन थोड़ा लेट हो सकता है आईआईटी का, मेडिकल का, या और भी अलग अलग तरह के कोर्सों का, लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे, सरकार चाहेगी तो चीजें सामान्य जल्दी हो सकती है। आनंद जी, लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि सेशन लेट होना तो एक अलग स्थिति है, एग्जाम करा पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल होगा, एग्जाम सेंटर तक पहुंचना भी मुश्किल है। हम जानते हैं वैक्सीनेशन में भी बड़ा टाइम लगने वाला है, दिसंबर सरकार बोल रही है, मान चल के 2-3 महीने तो और एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। तो ऐसे में किसी एक सेंटर पर एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो शायद वर्चुअल या डिजिटल एडमिशंस की बात की जाए, क्या बच्चे इसके लिए तैयार हो पाएंगे इस साल? देखिए सब बच्चे तो तैयार नहीं हो पाएंगे। गांव देहात में न जूम है, न इंटरनेट है, न बहुत सारे गरीब ऐसे लोग बच्चे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, छोटा मोटा फोन रखते हैं। तो प्रॉब्लम तो आने वाला है, समस्या तो आ चुकी है, लेकिन कुछ दिन वेट करने से हम, मुझे लग रहा है डॉक्टर्स ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, आप लोग भी अच्छा बता, कुछ दिन में स्थितियां थोड़े नियंत्रण में जरूर आएंगी। पहले अभी आज से 1 महीने पहले हमारे पास फोन आता था, हमारे जैसा शिक्षक आदमी के पास, कि भाई बेड दिलवा दीजिए सर, देखिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देश में स्थितियां सामान्य हुई हैं, कंट्रोल में हो रही है, तो 2-4 महीने में और होगी तो परीक्षा होने की स्थिति रहेगी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ऐसा मुझे लगता है। आनंद जी, अब बच्चों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी का है या मेडिकल का है, तमाम जो एग्जाम्स हैं, इसकी तैयारी बच्चे एक टाइम बाउंड तरीके से करते हैं और उनको आदत है कि भाई इस समय एग्जाम देना है और उसके बाद फिर अगला स्टेप ये है। अभी तो सब कुछ हवा में,
तैयारियों को कैसे सुनिश्चित करके रखें, कैसे अपने प्रैक्टिस को सही रखें, ताकि जब भी एग्जाम हो और जिस तरीके का हो उसके लिए बच्चा तैयार रहे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी ऐसी कठिन परिस्थिति में बहुत मुश्किल है अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि निश्चित नहीं कब परीक्षा होगी, लेकिन जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। ये बोलने में सच में आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। तो हम अपने आप को एक आर्मी की तरह हमेशा तैयार रखें कि कभी भी परीक्षा हो सकती है, और इसको एक अवसर के तौर पर देखें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पूरे सिलेबस को, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, देते हैं, लेकिन बहुत सब्जेक्ट की गहराई तक नहीं जाते, विषय के गहराइयों तक उतरने का समय नहीं मिलता है। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे तो कोचिंग पे जाना पड़ता है, मुझे स्कूल भी सुबह जाना पड़ता है, शाम को कोचिंग जाना पड़ता है, अपने पढ़ने का, चीजों को समझने का समय नहीं मिलता है। तो अभी इसको अवसर समझ के, मन को समझाते हुए इस मौके को अवसर समझकर क्या करें कि पूरे अच्छे से अध्ययन करें और गहराई तक जाए, सब्जेक्ट को समझने का मजा लें। और जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने मित्रों से फोन पर, जूम पर प्रैक्टिस करते रहे, बात करते रहे, इसको अवसर के रूप में लेके विषय को ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जाने का प्रयास करें। आनंद जी, अब इसमें कोई मतलब दुराई छिपाई नहीं है कि अब हमारे पूरी जो पढ़ाई की प्रणाली है उसमें मूलभूत परिवर्तन होने जा रहा है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा जोर देखेंगे और वो हमारे पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा होता जाएगा। ऐसे में जैसे आप बच्चों को तैयार करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर्सनलाइज्ड अटेंशन होता है, हर बच्चे की क्वेरी को, समस्या को आप सुलझाते हैं, ये तो शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर अब बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? हाँ, ये समस्या तो आई है, लेकिन हमेशा हर समस्या में, विपत्ति में कहीं ना कहीं एक समाधान का भी रास्ता निकलता है। ऐसा हमने जीवन में देखा है, अनुभव किया है। तो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तो अभी देखिए जैसे एक साथ हम लोग बच्चों के लिए जूम है, स्काइप है, ऐसे कई चीजों जिसका आम सामान्य लोग उसके यूज करते ही नहीं थे, उसकी उपयोगिता को समझते ही नहीं थे, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। और एक बात हम और बोलेंगे, अजय भाई साहब आपको बहुत अच्छी बात बोलेंगे कि इसमें कई शिक्षकों को कुछ नया करके दिखाने का भी मौका मिला है। कुछ हमने क्लास लिए, ऐसे ही लिया, जूम पर लिया, डिजिटल पर लिया, तो बड़ा मजा आया। और अगर टीचर, शिक्षकों के सामने चुनौती है कि आप और पढ़े और तैयारी करें और बच्चों को लुभाएं, और जहां तक 1 to 1 बच्चों से इंटरेक्ट करने की बात होती है, तो आप ऐसी भी व्यवस्था रख सकते हैं कि इतना से इतना बजे 10 बच्चों को टाइम देंगे, फिर 10 बच्चों को इतना बजे टाइम देंगे, तो इस तरह का आप रख सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात बताएंगे कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया था बीच में कुछ दिन, उसको ट्रायल में भी लिया था, अभी हम लोग उसको लाएंगे भी इसको सार्वजनिक तौर पर, कि कोई बच्चा एक सवाल पूछता है, मान लीजिए ट्रिगोमेट्री का सवाल पूछता है, तो मुझसे पूछता है और हजारों बच्चे उस ग्रुप पे है, तो हमने क्या किया कि उसको बोर्ड पर डाला कि भाई देखो, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस ट्रिगोमेट्री के सवाल का एक नहीं बल्कि 8-9 तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन आ गया। तो आपस में बच्चों का एक ग्रुप तैयार किया जाए, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हर टीचर को, हर स्कूल को, हर ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा, ताकि बच्चे टीचर से और साथ साथ आपस में भी ज्यादा इंटरेक्ट करें। सुपर 30 की तो यही विशेषता है कि 30 होमोजीनियस बच्चे रहते, एक ग्रुप के बच्चे रहते, एक सामान्य परिस्थिति के, एक परिस्थिति से बच्चे आते हैं और आपस में इतना डिस्कशन करते हैं कि एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कई चीजें सामने उभर के आई। आनंद जी, अब एक और बड़ा सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बड़े पैमाने पर डिजिटल एजुकेशन पर और खास करके डिजिटल कोचिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन उनके क्लासेस भले ही बहुत अच्छे होते हैं, महंगे भी होते हैं। वो गरीब तबका, वो मध्य वर्ग का तबका जो उतने पैसे नहीं दे सकता, उसके लिए क्या विकल्प है, उसके लिए क्या रास्ता है? क्योंकि जिसके पास सक्षमता है वो तो कर सकता है, पैसे हैं, कर लेगा, लेकिन जो गरीब है, जो कि सुदूर इलाके में बैठा है, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से फाइल खुलती भी नहीं है फोन पर, और फोन पर पढ़ाई कर रहा है बच्चा, इसके लिए क्या समाधान है? दो बातें हैं। सबसे पहले बड़ी बात है कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बोलना भी चाहता था किसी प्लेटफॉर्म पर, पहले जब हम लोग पढ़ते थे या आपके टाइम में जब पढ़ाई होती थी, तो चर्चा होती थी कि अरे हरिभूषण बाबू बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, फल्ला वर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या शर्मा जी पढ़ाए, ये सब चर्चा होती थी।
और उन टीचर को, उस शिक्षक को सम्मान मिलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उस कोचिंग सेंटर की चर्चा होने लगी जहां रिजल्ट अच्छा है। अब टीचर क्या पढ़ाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कैसा रिजल्ट है इस पर बच्चे लुभाने का प्रयास किया गया बच्चों को। अब तो चीज ही बदल गई। ऑनलाइन क्लासेस पे मैं सुनता हूँ इस कंपनी के पास इतना हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, इसके पास सैकड़ों करोड़ का। तो जिसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो कंपनी बड़ी हो रही है। वैसे कंपनी का फायदा तो बच्चे अमीर मेट्रो सिटी के उठा रहे, लेकिन हिंदी बोलने वाले बच्चे, लोकल लैंग्वेज में बात करने वाले बच्चे, गांव देहात में रहने वाले बच्चे इससे दूर हैं। उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें दो उपाय किया जा सकता है। एक तो बच्चे अपने स्तर पर कर सकते हैं, ग्रुप में जो भी 2-3 परिवार मिलकर स्मार्टफोन रखे, स्लो इंटरनेट आता है, कोई बात नहीं, काम चलाने का प्रयास करें और कोई सरकार भी इंटरनेट की व्यवस्था दे, सुविधा दे और बच्चे यूट्यूब का सहारा लें। आज के तारीख में मेरा अपना अनुभव, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, हर टॉपिक पर, हर चीज पर कुछ ना कुछ अच्छी सामग्री है, उसका उपयोग करें। नेट पर, इंटरनेट पर, गूगल सर्च पे जाकर आप कर सकते हैं। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय कि गवर्नमेंट का एक है CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें 5 लाख से ज्यादा गांवों में सेंटर बनाए हुए, वहां बड़ा डिजिटल बोर्ड लगाया जाए, वहां जाके कोई पढ़ाई करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि CSC के माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर्स को वहां पर लाया जाए, उनसे पढ़वाया जाए और जो बच्चे पढ़ लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़ पाए उनको रिकॉर्ड करके दिया जाए। और आखिरी बात मैं इस सवाल के जवाब में बोलना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में बहुत बड़े नहीं, 2-4 महीने के अंतर्गत मैं भी प्रयास कर रहा हूं, अभी प्रयास जारी है कि गरीब बच्चों तक, निर्धन बच्चों तक डिजिटल डिवाइस के माध्यम से पहुंच सकूं, ताकि या तो नहीं के बराबर पैसा या तो फ्री, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए, लाखों बच्चे इससे लाभ उठा पाए। आप लोगों की दुआ रहेगी, प्रयास करूंगा। नहीं आनंद जी, तो बड़ी अच्छी पहल होगी क्योंकि आपकी एक साख है और बच्चे आपसे पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा जवाब, मेरे पास वक्त जरा कम है। यूट्यूब पर कई बार ऐसी जानकारी होती है जिसके बारे में हम जैसे लोग ही भौचक रह जाते हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की जानकारी होती है और कई बार डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सही और कौन सा गलत है। जब तक कि आप इस्तेमाल ना करें पता ही नहीं चलता है, तो फिर ये थोड़ी समस्या हो जाती है और बच्चे भी मिसगाइड हो सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है, मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो अब तो उस गांव में जो समझदार लोग हैं उनकी भूमिका बन जाती है, या उस गांव से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भूमिका बन जाती है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें। आज हमारे देश के सुदूरवर्ती गांव में भी कोई ना कोई शिक्षक की पहुंच है, कोई ना कोई पढ़े लिखे लोगों की पहुंच है, तो उन लोगों को चाहिए कि अच्छा करें। कुछ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर भी कुछ अधिकारी होते हैं, देखते गांव-गांव तक, आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी जाकर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये पूरा समाज जब तक नहीं चाहेगी, पूरी व्यवस्था नहीं चाहेगी, तो किसी के चाहने से 1-2 लोगों से बदलाव नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आनंद जी इस बातचीत के लिए। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों की बहुत सारी दुविधाएं आपसे इस बातचीत के जरिए जरूर दूर हुई होंगी और अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे समयबद्ध तरीके से आनंद जी बता रहे थे। हर विपदा में अवसर है और अगर आप इस अवसर पर अच्छे तरीके से खरे उतरेंगे तो विपदा आपके लिए एक बड़े अवसर के तौर पर आएगी। कम से कम आनंद जी तो यही मानते हैं और हमें भी ये लगता है, इंडिया टीवी पर भी हम इसी बात पर विश्वास करते हैं। हम एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वैक्सीन की ऑल इंडिया रिपोर्ट। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।